हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आर एस प्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास में आज हम नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका नाम है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, ये न केवल आर एस के लिए इम्पोर्टेंट है, आप आई एस का एग्ज़ाम देंगे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और यू पी पी एस सी, एम पी पी एस सी, बी पी एस सी का एग्ज़ाम दोगे या कोई भी पी एस सी का एग्ज़ाम देंगे आप, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को आप पूरा देखिए और पूरी क्लास देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्पेस टेक्नोलॉजी होती क्या है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी होती क्या है। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान यानी स्पेस की रिसर्च के लिए, उपग्रह प्रक्षेपण, उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए, संचार, मौसम की जानकारी के लिए, और जो हम आज इंटरनेट का उपयोग कर पा रहे हैं, या फिर हम एक दूसरे से मौसम की जानकारी हम चाहे वो मोबाइल के ज़रिए, चाहे वो टीवी के ज़रिए हम ले पा रहे हैं। मौसम विज्ञान के बारे में, और नेविगेशन। नेविगेशन आप सब समझते हैं, जैसे आपको कहीं जाना होता है तो आप गूगल मैप पे रास्ता डालते हो, ऐसे ही भारत का नाविक ऐप है, उस पर रास्ता डालते हैं, तो वो नेविगेशन है, यानी कि वो रास्ता दिखाने वाला जो सूचना है, उन सभी के लिए हम स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो एक बार हम सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम अंतरिक्ष के अनुसंधान में, कि भाई हमारे जो अंतरिक्ष है उसमें क्या है, कौन से ग्रह हैं, कौन कौन से उपग्रह हैं, कोई जीवन की संभावना है या नहीं है, इन सभी में हम स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। दूसरा, उपग्रह प्रक्षेपण, यानी उपग्रह विशेष कार्य के लिए बनाए गए हैं, जैसे शिक्षा के लिए बनाया गया एजुसैट है ना, और संचार के लिए बनाए जाते हैं, और निगरानी के लिए उपग्रह बनाए जाते हैं, और नेविगेशन के लिए उपग्रह बनाए जाते हैं। तो उनके प्रक्षेपण के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मौसम की जानकारी के लिए, कि भाई मौसम कैसा रहेगा, किस तरह का रहेगा, गर्मी रहेगी, बरसात रहेगी, सर्दी रहेगी, इन सभी में हम स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। और नेविगेशन में हम स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। यह भारत के वैज्ञानिक विकास और आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वर्तमान समय में भारत भी स्पेस में क्या है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में क्या है, सक्षम है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वह भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए आगे हम बात करें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इतिहास और महत्व। देखिए, इंडिया में हमने अंतरिक्ष में किस तरह से विकास किया है, किस तरह से हमने वृद्धि की है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में किस तरह से हमने अनुसंधान किया है और किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्पेस टेक्नोलॉजी का विकास वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का परिचायक है। देखिए, जिस देश का विज्ञान, जिस देश की टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, वही स्पेस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से विकसित कर पाएगा और अंतरिक्ष में विभिन्न कार्यों में अनुसंधान कर पाएगा। तो जिस देश की स्पेस टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो हम ये समझ सकते हैं कि उनका जो वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता है बहुत उन्नतशील है, बहुत अच्छी है। इसका उपयोग संचार, नेविगेशन, कृषि, आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय सुरक्षा में होता है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम संचार, जैसे मोबाइल से हम एक दूसरे से बातें करते हैं, तो वो भी स्पेस टेक्नोलॉजी के जो उपग्रह होते हैं, हमने जो उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं, उनके माध्यम से भी हम संचार सुविधा उपलब्ध करवा पा रहे हैं। नेविगेशन, कोई रास्ता खोजना होता है, या कृषि, खेती के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नेविगेशन का उपयोग किया जाता है। भारत में अंतरिक्ष युग की शुरुआत जो है 1962 में हुई। कब हुई? 1962 में। 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनको स्पार का गठन किया गया। तो 1962 में किसका गठन किया गया? इनको स्पार का गठन किया गया। 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया। 1969 में इसरो की स्थापना से भारत ने अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता के कदम बढ़ाए। तो इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में इसरो की स्थापना हुई। तो अंतरिक्ष युग की शुरुआत, यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भारत में अंतरिक्ष युग की शुरुआत कब हुई है, तो 1962 में भारत में अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई है। और हमारे जो अंतरिक्ष एजेंसी थी, जिसका नाम हमने क्या रखा? इनको स्पार, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया, जिसका नाम 1969 में बदलकर हमने क्या रख दिया? इसरो रख दिया। चलिए, अब हम इसरो के बारे में पढ़ते हैं। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन।
इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। कब हुई इसकी स्थापना? 15 अगस्त 1969 को हुई। और इसकी स्थापना में प्रमुख योगदान किसका रहा? डॉक्टर विक्रम साराभाई का रहा। और डॉक्टर विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता है? इसरो के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय स्थित है। तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसरो की स्थापना हुई। और इसरो की उपलब्धियां क्या हैं? आर्यभट्ट 1975 में, देखिए क्वेश्चन कई बार पीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, आरएस में भी पूछा गया है, तो इससे इम्पोर्टेंट है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, जिसको 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 1 2008 में, चंद्रयान 2 2019 में, चंद्रयान 3 2023 में। तो चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया? 2008 में। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया और चंद्रयान 3 2023 में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हम बात करें इसरो के और अंतरिक्ष मिशन कौन कौन से हैं। मंगलयान 2013 में लॉन्च किया गया। मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला पहला सस्ता मिशन था मंगलयान, जो 2013 में भारत के इसरो ने क्या किया था? लॉन्च किया था। गगनयान 2024-25 भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है गगनयान, जो कब भेजा जाएगा? 2024-25। तो ये जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, यह आने वाली परीक्षा के लिए। और चौथे जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। पीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या है और जीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या है? तो पीएसएल की फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्या है? दोनों ही उपग्रह प्रक्षेपण के मुख्य वाहन है। यानी कि जो इसरो किसके माध्यम से उपग्रहों को प्रक्षेपित करता है? तो पीएसएलवी और जीएसएलवी के माध्यम से इसरो क्या करता है? उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसरो के प्रमुख मिशन कौन कौन से हैं और इसरो का इन मिशनों में योगदान क्या है, यानी कौन कौन से मिशन इसरो के रहे हैं और उसकी उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात करते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट 1975 में आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसको अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था और हमने सोवियत संघ की सहायता से इसे लॉन्च किया था। यूएसएसआर जो था, पहले सोवियत संघ को किस नाम से जाना जाता था? यूएसएसआर के रूप में जाना जाता था। वर्तमान में रसिया के रूप में इसको जाना जाता है। तो सोवियत संघ की सहायता से लॉन्च किया था आर्यभट्ट उपग्रह को। दूसरा है इसरो का मिशन रोहिणी उपग्रह श्रृंखला, 1980 में SLV-3 के माध्यम से लॉन्च किया गया। यानी भारतीय जो प्रक्षेपित यान है SLV-3, इसके माध्यम से इसको लॉन्च किया गया। यह भारत द्वारा स्वदेशी रॉकेट से लॉन्च किया गया पहला उपग्रह था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा उपग्रह है जिसने भारत ने स्वदेशी रॉकेट से इसको लॉन्च किया था? तो वह है रोहिणी। कौन सा उपग्रह है? रोहिणी। तो ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको हम याद रखेंगे। आगे हम बात करें चंद्रयान मिशन, इसरो की अन्य मिशन है जैसे चंद्रयान 1 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। चंद्रमा पर पानी के अंश की इसने खोज की थी। तो ये अपने आप में दुनिया का सबसे सस्ता मिशन था और एक विशिष्ट खोज करने में ये क्या रहा? सफल सिद्ध हुआ। चंद्रयान 2 2019 में इसे लॉन्च किया गया था और ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह का इसमें क्या किया था? अध्ययन किया था। और चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च किया और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग चंद्रयान 3 के माध्यम से की गई। तो ये भारत के लिए एक गौरवान्वित पल था 2023 में और हमने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक क्या किया था? लॉन्च किया था और वहाँ पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमने अपने जो चंद्रयान 3 जो मिशन था उसको हमने उतारा था। चलिए आगे हम बात करें, इसरो ने मंगलयान मिशन 2013 में लॉन्च किया। कब किया? 2013 में। मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला भारत का पहला मिशन मंगलयान था और इसे सबसे सस्ता इंटरप्लेनेटरी मिशन माना गया। यानी कि एक प्लानिट से दूसरे प्लानिट तक जाने के लिए सबसे सस्ता मिशन किसे माना जाता है? तो वह मंगलयान मिशन को माना जाता है जो इसरो ने 2013 में लॉन्च किया। इसरो ने 2023 में आदित्य L1 नाम से एक मिशन लॉन्च किया। इस मिशन में सूर्य के कोरोना और सौर गतिविधियों का अध्ययन किया जाएगा। तो यानी इसका उद्देश्य था, L1 जो था एक कक्षा का नाम है जिसमें वह उपग्रह क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा और वहां से वह अध्ययन करेगा कि भाई सूर्य की जो एनर्जी है उसका वास्तविक राज क्या है। और अगला जो मिशन है गगनयान 2024-25 में, यह भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? गगनयान है। इसको लॉन्च किया गया था 2024-25 में, गगनयान को लॉन्च किया गया था।
नेक्स्ट हम बात करें इसरो के प्रमुख लॉन्च व्हीकल कौन कौन से हैं। इसरो के प्रमुख लॉन्च व्हीकल कौन कौन से हैं। पहला है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कौन सा है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कम वजन वाले उपग्रहों को पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में भेजने के लिए, जो ऐसे उपग्रह जिनका वजन कम है और पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा है उसमें भेजने के लिए इसरो जो है वो कौन से यान का उपयोग करता है? PSLV का उपयोग करता है। दुनिया भर में 300 से अधिक उपग्रह लॉन्च कर चुका है। तो PSLV के माध्यम से इसरो जो है वो दुनिया के 300 से अधिक उपग्रहों को क्या कर चुका है? लॉन्च कर चुका है। दूसरा है GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसकी फुल फॉर्म परीक्षा में पूछी जाती है, इसको आप याद रखिए। GSLV को बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह भारी उपग्रहों को भूस्थिर कक्षा में प्रक्षेपित करता है। यानी कि जो ऐसे उपग्रह जो भारी उपग्रह होते हैं, वजन में ज़्यादा होते हैं, उन उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में जो है वो है प्रक्षेपित करने के लिए जिस यान का उपयोग किया जाता है वह है GSLV, जिसकी फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तीसरा है LVM-3 GSLV M3। यह सबसे भारी रॉकेट है। इसको बाहुबली के रूप में भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बाहुबली के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाहुबली के नाम से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। LVM-3, इसको हम GSLV M3 भी बोलते हैं। सबसे भारी रॉकेट है और यह गगनयान और चंद्रयान-2 जैसे मिशनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो गगनयान तो अब लॉन्च होगा, तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाएगा और चंद्रयान-2 मिशन के लिए भी इसका उपयोग किया गया था। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम इस सेशन को अभी समाप्त करते हैं। आगे फिर अगली कक्षा में हम इसको स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, तो 3-4 क्लासेस में हम इसको फिनिश करेंगे। क्वेश्चन ये है कि इसरो की स्थापना कब हुई? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 1959, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1971 और ऑप्शन डी 1969। तो आप सबको बताना है कि इसरो की स्थापना कब हुई। इसका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स के माध्यम से दे सकते हो, और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।